वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। लेकिन उसने अपनी जिंदगी के साथ जो किया वो भी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। मुझे लगा कि वो जिस भी हाल में होगी कम से कम खुश तो होगी। लेकिन जब मैं वापस अपने घर आई तो मुझे मेरी दोस्त के बारे में एक बहुत अजीब बात पता चली। मुझे पता चला कि वो कोमा में है। उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ ये कोई भी नहीं जानता था। अब मैं फौरन अस्पताल की तरफ भागी। वो बहुत ही अजीब हालत में पड़ी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैं हैरान थी कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो इस दुनिया से चली गई और फिर उसके बाद जो मनाजिर मैंने देखे वो आज तक ना देखे होंगे। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया क्योंकि उसकी कब्र पे रोज 100 बच्चे आते और कब्र पे जूतियां और पत्थर मारते। मैं हैरान थी कि ये बच्चे कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे थे, जबकि वो एक बहुत अच्छी खातून थी। एक दिन मैंने एक बच्चे को रोक लिया। पहले तो उसने मुझे कुछ ना बताया, पर फिर मैंने उसे कुछ पैसों का लालच देकर उससे बात उगलवाने की कोशिश की। तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि ये औरत रोज रात हमारे साथ। मेरा नाम शहनाज है। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम मरियम था। हम दोनों में बहुत दोस्ती थी। हम लोग बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे और बहनों की तरह ही रहे थे। लेकिन उसके घर में बहुत मसाइल थे। उसके बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उस पे बहुत जुल्म किया करती थी। मरियम रोज मुझे उसके जुल्म की दास्तानें सुनाती। लेकिन जब किसी जगह पर 4 लोग इकट्ठे होते, मोहल्ले वाले या रिश्तेदार वगैरह, तो उसकी माँ कहती कि अल्लाह गवाह है कि मैंने आज तक इसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। जाहिर है कि वो झूठ बोलती थी, लेकिन शक्ल से बुरी औरत नहीं लगती थी। शायद वो अंदर से बुरी थी। उसकी बुराई उसके चेहरे पर नजर नहीं आती थी। ये तो सभी जानते हैं कि सौतेली माँ का सौतेली औलाद के साथ कैसा रवैया होता है। मरियम को पूरा मोहल्ला प्यार करता, उसे कुछ पैसे वगैरह भी दे दिया करता। कोई खाने की चीज होती तो उसको जरूर बुलाया जाता था, क्योंकि सबको पता था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वक्त के साथ साथ उसकी सौतेली माँ इस दुनिया से चली गई और अब वो उस छोटे से घर में अकेली रहने लगी। मेरी पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। मुझे 2 साल के लिए शहर में भेज दिया गया। जब मैं वापस आई तो तकरीबन गांव भी शहर बन चुका था। मैंने आते ही मरियम के बारे में पूछा तो अम्मी ने कहा कि ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है उसको। मैं थोड़े अरसे के लिए ही आई थी। मैं जब उसके घर गई तो हैरान हुई कि उसके घर में काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी थी। लेकिन उसके सर पर न माँ थी न बाप, ना ही कोई रिश्तेदार, क्योंकि उसके बाप के रिश्तेदारों के बारे में वो कभी जानती ही नहीं थी और सौतेली माँ के रिश्तेदारों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर ये सब कुछ उसके घर में कौन लेकर आ रहा था? उसने तो पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी और मुझे नहीं लगता कि मैट्रिक पास लड़की को भी इतनी अच्छी नौकरी मिलती है कि उसके घर में इतनी सारी सहूलियात हों। खैर वो मुझे मिली नहीं। एक दफा मैं घर पे गई तो घर पे कोई नहीं था, लेकिन साथ वालों ने मुझे उसके घर की चाबी दी थी और कहा था कि अगर आप उसकी दोस्त हैं तो बैठकर इंतजार कर लें, वो अभी आ जाएगी। लेकिन वो नहीं आई तो मैं वापस चली गई। उसके बाद मेरी छुट्टियां तो थोड़ी सी ही थी, सो मैं फिर से पढ़ने के लिए शहर आ गई। मैंने पहले 12 जमातें पढ़ी। 1 महीना आराम करने के बाद मैंने बीएस करने का इरादा किया। मैं अब 4 साल के बाद वापस आई थी। अभी भी मुझे मरियम का ही ख्याल आया, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहनों से भी बढ़कर थी। हम लोग एक जैसे कपड़े पहनते थे। मैं उसे अपनी हर चीज इस्तेमाल करने देती थी। मैंने अम्मी से कहा कि वो कहाँ है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारी पूरे मोहल्ले के लिए एक खबर बनकर रह गई है। मैंने कहा कि क्या मतलब, कैसी खबर बनकर रह गई? तो उन्होंने कहा कि वो आजकल अस्पताल में पड़ी है। बेटा पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है और वो कोमे में चली गई है। कसम से मैं तुझे क्या बताऊं, इतनी नेक लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने जब ये सुना कि वो कोमा में चली गई है तो मैं हैरान रह गई। और दूसरी बात ने भी मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि जब मैं पिछली दफा आई थी, यानी कि 4 साल पहले, तो अम्मी का कहना था कि बस वो पता नहीं कैसे रह रही है।
हमें नहीं पता क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन अब मेरी अम्मी का उसके बारे में रवैया बदल चुका था। यह इसलिए क्योंकि वो बीमार थी। लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, वो तो बड़ी नेक निकली। उसने एक छोटा सा एनजीओ बना लिया था जिसमें लोग अपनी सदका खैरात वगैरह दिया करते थे। और जानती है वो इन पैसों से क्या करती थी? वो रोज 100 यतीम बच्चों को खाना खिलाया करती थी। शाम में वो बच्चे उसके घर के आसपास इकट्ठे हो जाते और वो खाना पकाकर वहीं बैठ के उनको खाना खिलाती थी। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये अलग बात है कि मरियम ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसे ऐसा कोई शौक है। लेकिन जब इंसान अकेला हो जाता है तो वो इस तरह के काम करने के बारे में सोचता है, और फिर सारी जिंदगी इंसान एक जैसा तो नहीं रहता। लेकिन ये क्या कि वो कोमा में पड़ी थी? मैंने अम्मी से पूछा कि ऐसा भी क्या हुआ? तो अम्मी ने कहा कि ये नहीं पता कि वो कोमा में कैसे गई है, क्यों गई है, लेकिन वो कोमा में है और अस्पताल में पड़ी है। जिस एनजीओ के साथ उसका थोड़ा बहुत ताल्लुक था, वो ही उसके इलाज के पैसे भी दे रहे हैं, पर पता नहीं कब वापस आएगी। मैंने कहा कि कब से क्या मतलब है? तो अम्मी ने कहा कि 2-2.5 महीने तो हो गए हैं। मैंने अस्पताल का पता पूछकर फौरन वहां जाने का इरादा कर लिया। रात को ये बात अपने वालिद साहब से भी की। उन्होंने कहा कि बहुत नेक लड़की है, सारे मोहल्ले वाले उसके लिए दुआ करते हैं। अभी भी लोग उसके लिए थोड़े बहुत पैसे जमा करके दे आते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि कोमे के मरीज पर कितने पैसे लगते हैं। लेकिन पता नहीं वापस आएगी या नहीं। उसके सर पर गहरी चोट लगी है। मैंने कहा कि चोट कैसे लगी? तो बाबा ने कहा कि ये नहीं पता, पर मालूम होता है किसी ने उस पे वार किया। मैंने कहा कि कोई उस पर वार क्यों करेगा? तो मेरे बाबा ने कहा यही बात तो हम सब सोच रहे हैं। इससे पहले कि वो बताती कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया, वो खुद ही कोमा में चली गई। अब जब तक उसे होश नहीं आता पता नहीं चलेगा। मैं अस्पताल गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। ये मेरी पहले वाली सहेली थी जो बेहद खूबसूरत थी, और अब उसकी खूबसूरती खत्म हो चुकी थी, बहुत कमजोर लग रही थी। कोमा में इंसान पड़ा हो तो जाहिर है उसकी सेहत तो नहीं बनती। और फिर हमारे यहाँ कौन से इतने अच्छे अच्छे अस्पताल हैं कि अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए। बस उसे जिंदा रखा हुआ था, यही बड़ी बात थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गई और मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि ये तुम्हें क्या हो गया मरियम? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। पिछली बार भी तुमसे मिल ना सकी थी तो सोचा अब मैं मिल लूंगी, लेकिन तुम तो इस हालत में पड़ी हो, वापस क्यों नहीं आ जाती? मैं रो ही रही थी जब नर्स अंदर आई, मुझे देखकर हैरान हुई। उसने कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं इनकी कजन हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि दोस्त हूँ, बस कह दिया कि कजन हूँ। उसने कहा कि चलें, कोई तो आया इनकी तरफ से। मैंने कहा कि क्या इनसे मिलने कोई नहीं आता? तो उसने कहा कि नहीं, इससे मिलने तो कोई भी नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छी औरत है। मैं इनके मोहल्ले की हूँ, मैं इसे जानती हूँ। जहाँ पे ये रहती हैं मैं भी उसी मोहल्ले में रहती हूँ। मैंने कहा कि आप इनका ख्याल किया करें। उसने कहा कि इनका ख्याल करती हूँ, लेकिन इनकी हालत बेहतर नहीं हो रही है, बल्कि मजीद खराब हो रही है। हमें लगता है कि 15-20 दिन तक ये दुनिया में नहीं रहेंगी। ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। उसने कहा कि ये न जिंदा है न मरी हुई है, मौत और जिंदगी के बीच में लटकी हैं। मौत की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं और जिंदगी की तरफ आने के कम हैं। आप इनके रिश्तेदार हैं तो इनके लिए दिल से दुआ करें, शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए। मैं हर दूसरे दिन मरियम से मिलने जाती थी। घर में कोई आता था तो मरियम का मौजू जरूर सामने आता था, और वो सब लोग कहते थे कि इस लड़की के सर पर कोई भी नहीं था, न माँ न बाप न रिश्तेदार, फिर भी वो इतने सारे लोगों की मदद किया करती थी, कितना नेक काम करती थी। लेकिन हम तो हैरान हैं कि इतना नेक काम करने के बावजूद भी उसके साथ इतना बुरा हुआ। जिंदा लाश बनी बैठी है, पता नहीं कब इस दुनिया से चली जाए। मैंने भी सबको बताया कि डॉक्टर्स बुरी खबर सुना रहे थे। मैं वैसे तो अपने पेपर्स वगैरह देकर और सब कुछ निपटा कर आई थी, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और उन्होंने कहा कि आपकी एक असाइनमेंट में कुछ कमी पेशी है, आपको फिर से आना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आती हूँ। क्योंकि मेरी डिग्री का सवाल था, मैं वापस दूसरे शहर चली गई।
जो मैं पढ़ाई कर रही थी वो इस शहर में नहीं हो सकती थी। मुझे वहां पर 1 हफ्ता लग गया। मैं हॉस्टल में ही रही क्योंकि अभी हॉस्टल वालों की तरफ से मेरे कुछ पैसे बकाया थे, लेकिन मैंने उनसे मुतालबा नहीं किया था। वो पैसे भी पूरे हो गए। पर जब वापस आई तो एक बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी, और वो ये कि मरियम कोमा में ही इस दुनिया से चली गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं उसकी सूरत भी ना देख पाई थी। आखिरी दफा उससे कोई बात भी ना कर पाई और वो इस दुनिया से ही चली गई। अम्मी ने कहा कि आज दूसरा दिन है, उसे दफना दिया गया है। सुबह सुबह मोहल्ले वालों ने मिलकर उसके कुल भी पढ़े हैं, लेकिन एक बड़ा ही अजीब वाकया हो गया। मैंने कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा कि जब हम सब बैठे उसकी मगफरत की दुआ कर रहे थे, जब अचानक से ही बहुत सारी शहद की मक्खियों ने हम सब पे हमला कर दिया। मैंने कहा कि क्या मतलब? अम्मी ने कहा कि हाँ, मैं तो हैरान हूँ कि इतनी सारी मक्खियाँ कहाँ से आ गईं, जबकि यहाँ तो आसपास ना ही कोई दरख्त है, ना कोई हरियाली, ना ही कहीं शहद लगा हुआ है कि हम कहेंगे कि वहां से आ गईं। बहुत सारे लोगों को काट गईं, कुछ लोगों को तो इतनी बुरी तरह काटा कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक औरत तो बेहोश हो गई। अम्मी के बाजों पर भी शहद की मक्खियों ने काटा हुआ था। मैंने कहा आप तो ठीक हैं? उन्होंने कहा हाँ, मेरी तो बचत हो गई। मैं फौरन से वहां से निकलकर कमरे के अंदर चली गई थी, लेकिन जो लोग बाहर बैठे थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। अभी तक सब लोग इसी बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी हुआ, बेचारी मरियम तो ना रही ना इस दुनिया में। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी तस्वीर अभी भी मेरे पास थी, जो हमने आखिरी दफा बनाई थी। अम्मी ने कहा कि तुम भी उसके लिए दुआ करो। मैंने कहा कि मैं उसकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। अम्मी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैंने कहा कि क्या मतलब अम्मी? अम्मी ने कहा कि जब से वो इस दुनिया से गई है, अजीबो गरीब किस्म के वाकयात हो रहे हैं। जो लोग दफनाने गए थे उन्होंने भी बड़ी अजीब बात बताई। मैंने कहा कि कैसी बात? उन्होंने कहा कि जब हम उसकी मैयत लेकर जा रहे थे तो मैयत की चारपाई हमारे हाथों से छूट गई थी और उसकी मैयत जमीन पर गिर गई थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने में आया कि मैयत को ले जा रहे हैं और मैयत नीचे गिर जाए। मैंने कहा कि ये तो उन लोगों की गलती है ना अम्मी, उनको ठीक से पकड़ना चाहिए था। अम्मी ने कहा कि उन लोगों ने ठीक से ही पकड़ा हुआ था। बेटा, ऐसे मामले में तो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो, लेकिन वो कह रही हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कहा कि फिर आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस तुम भूल जाओ उसको। अब वैसे भी वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने कहा कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकती। एक दफा जाकर फातिहा खानी तो करूंगी ना, इतना तो हक है उसका। वैसे भी कब्रिस्तान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। मेरी अम्मी ने तो मुझे मना किया, पर मैं चल पड़ी। कब्रिस्तान में गई तो उसकी कब्र पहचानना मुश्किल नहीं था। कुतबे में उसका नाम भी लिखा था और यही ताजा कब्र बनी हुई थी, लेकिन कब्र के साथ जो सलूक हो रहा था वो देखकर मेरे कदमों तले से तो जमीन निकल गई। मैं फौरन आगे बढ़ी और उन सबको वहां से हटाने लगी। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दरअसल वो कुछ बच्चे थे, 40-50 बच्चे तो होंगे, शायद इससे भी ज्यादा। उनके हाथों में पत्थर और जूतियां थीं, जो वो मरियम की कब्र के ऊपर मार रहे थे। उन सबको देखकर ही लगता था कि ये भीख मांगने वाले, ये गरीब गुरबा बच्चे हैं। उनके सर पर उनके माँ बाप नहीं हैं। मैंने उनको रोकना चाहा तो वो रुक ही नहीं रहे थे। मुझे ये मंजर देखकर दिली तकलीफ हो रही थी। वो बेचारी इस दुनिया से चली गई, उसकी कब्र के साथ ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या ये सारे पागल थे, या इनको किसी ने समझाया नहीं था कि कब्र की बेहुरमती करना कितना बड़ा गुनाह है? मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाकर उन सबको एक तरफ किया। एक दो बच्चों को थप्पड़ भी लगाए तो वो साइड पर हो गए। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती? ये सब क्यों करते हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? उन्होंने कोई जवाब ना दिया और वहां से चले गए। मैंने कब्र को थोड़ा बहुत साफ किया, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत से पत्थर और जूते फेंक दिए थे। वो सब हटा के मैंने एक तरफ रखे। फातिहा खाने की। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मरियम, कोई तो ऐसी बात है जो तू हमें बताए बगैर ही इस दुनिया से चली गई है, और अब ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं। काश कि तुझे कुछ बताने का मौका मिला होता।
میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا، کوئی ڈائری، کوئی کتاب، کوئی فون موبائل جس میں اس کے بارے میں کچھ ہو، اس کے بارے میں کوئی معلومات مل جائیں، پتہ چلے کہ اس کی زندگی کے آخری دن کس طرح کے گزرے تھے، وہ کیا کر رہی تھی۔ میں نے ہمسایوں سے اس کے گھر کی چابی لے لی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے سامان کا کیا ہوگا۔ ان کی اپنی نظر سامان پر ہی تھی، لیکن وہ محلے میں بڑے نیک بنے ہوئے تھے، اس لیے شاید ابھی تک انہوں نے وہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھائی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس کی رشتہ دار ہوں، میں دیکھ لوں گی، آپ لوگ فکر نہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمیں کہہ کر گئی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سامان آپ لوگ لے لینا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ وہ جوانی میں ہی مرنے والی ہے، اسے تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ آپ لوگ ایسی باتیں نہیں کریں، چابی میرے حوالے کریں۔ میں پڑھی لکھی سمجھدار تھی، شہر سے پڑھ کر آئی تھی۔ میں نے ان کو اپنے روپ میں لے لیا اور کہا کہ مجھے چابی دیں۔ انہوں نے مجھے چابی دی اور میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں مریم کو اچھی طرح جانتی تھی، جس کے سر پر باپ نہ ہو اور سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہو، اس کے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر چلو اس نے محنت بھی کی ہو تو کتنی کر لی ہوگی، وہ تو خود لوگوں سے پیسے وغیرہ لے کر بچوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آج کل گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، انسان کے 15,000 روپے لگ جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ کئی بچوں کو روز کھانا کھلاتی تھی، تو پھر اس کے روزانہ کے کتنے پیسے لگتے ہوں گے، وہ کس طرح سے سب کچھ کرتی ہوگی، تو اس کے پاس تو اتنا سب کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اس گھر میں تو پہلے سے بھی زیادہ چیزیں نظر آ رہی تھی، تبھی تو ساتھ والی عورت کا دل سامان کے لیے للچا رہا تھا۔ یہاں پر ہر کمرے میں اے سی، LED، اچھا فریج، جبکہ ہم لوگ جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، گھر میں ایک ہی فریج ہوتا ہے جسے گھر کے صحن میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں ہر کمرے میں الگ الگ فریج پڑا ہوا تھا۔ اتنا سب کچھ اس نے کیسے بنایا؟ جو کچھ بھی قبرستان میں ہوا اس کے بارے میں نے امی کو نہیں بتایا۔ میری امی پہلے ہی پریشان تھیں، اور اب اس گھر میں آ کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب سامان کہاں جائے گا، اور کیسے مریم نے اتنا سب کچھ جمع کر لیا جبکہ وہ اکیلی رہتی تھی۔ پر میں جو چیز تلاش کرنے آئی تھی وہ سامان نہیں، کچھ اور تھا۔ میں اس کے بیڈ روم میں چلی گئی، مجھے پتا چل گیا کہ اس کا بیڈ روم کون سا ہے۔ وہاں پر اس کی ضرورت کی چیزیں، میک اپ وغیرہ رکھا تھا۔ میں ادھر ادھر چیزیں تلاش کرنے لگی کہ کہیں مجھے اس کی کوئی ڈائری یا کوئی فون مل جائے۔ مجھے ایک فون تو مل گیا، لیکن جب میں نے اس کو آن کیا تو اس پہ پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ پاس ورڈ تو مجھے نہیں پتا تھا کیا ہو سکتا تھا، پر جو تصویر وال پیپر پر لگی ہوئی تھی وہ کچھ عجیب سی تھی۔ اس نے کسی لڑکے کی تصویر لگا رکھی تھی، ایسا لگتا تھا کوئی نارمل سا لڑکا ہے، جیسے گھریلو لڑکے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی تصویر بنا کے بھیجی ہے، مطلب یہ کوئی ایکٹر یا کوئی وال پیپر نہیں تھا۔ کیا اس شخص کے ساتھ مریم کا کوئی تعلق تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر اس کے مرنے پہ یہ شخص سامنے کیوں نہیں آیا؟ ہسپتال والوں کے پاس گئی، ان سے پھر سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے باریک سے باریک ڈیٹیل بھی بتائیں تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ پتہ تو نہیں، لیکن جب وہ آئی تھی تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا پھر آپ لوگوں نے یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کس کو بتاتے، کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ کیسے نشانات؟ انہوں نے کہا کہ ایسے نشان جیسے کسی نے اسے بری طرح مارا تھا، اس کے ساتھ اور کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسے مارا پیٹا گیا تھا اور سر پر بھی گہری چوٹ تھی، اسی لیے شاید وہ کوما میں چلی گئی۔ اور میں نے کہا کہ ہم تو خود حیران تھے، کیا اتنی اچھی لڑکی کو ارے کون مارے گا؟ میں نے کہا اسے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، بس اسے کوئی ہسپتال کے باہر چھوڑ گیا تھا، نائٹ ڈیوٹی والوں نے اس کو دیکھ لیا تھا اور اٹھا کر علاج کے لیے اندر لے آئے تھے۔ محلے کے کچھ لوگ اسے جانتے تھے، اس لیے ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ معاملات الجھتے چلے جا رہے تھے۔ مریم کیا کرتی تھی یہ بھی ایک سوال بن گیا۔ اس پر کس نے تشدد کیا؟ وہ کیسے کوما میں گئی؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ پھر اچانک سے مر کیسے گئی؟ اور پھر اس کی قبر کے ساتھ وہ بچے اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت عجیب بات پتہ چلی کہ یہ وہی بچے تھے جن کو مریم روز کھانا کھلایا کرتی تھی۔ یہ آس پاس جھگیوں میں رہا کرتے تھے، کوئی کسی سائیکل کی دکان پہ کام کرتا تھا، کسی کا باپ نہیں تھا، کوئی یتیم تھا، کوئی معذور تھا، کوئی بہت زیادہ غریب تھا۔ یہ بچے اس مریم کی وجہ سے اچھا کھانا کھاتے تھے، پھر اس کی قبر کی بے حرمتی کیوں کر رہے تھے؟
मैं फिर से कब्रिस्तान चली गई और उन बच्चों ने फिर से कब्र के साथ यही सब कुछ किया हुआ था, बल्कि इस दफा तो उन्होंने कब्र को नुकसान भी पहुंचाया था। मैंने अपने कजन को फोन किया, अगर अपने भाई से कहती तो वो अम्मी को बता देता, इसलिए कजन से कहकर मैंने कब्र की मुरम्मत करवाई। ये कजन भी उधर ही रहता था। उसने कहा कि मेरी मानो तो इस मामले से दूर ही रहो। ये लड़की थी तो बहुत नेक, लेकिन सबके लिए सवाल बन गई है। तुम भी उसे भूल जाओ, वैसे भी तो वो इस दुनिया से जा चुकी है। अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे दिल में जो इतने सारे सवाल थे, मुझे उनका जवाब चाहिए था। मैं अपनी बहनों जैसी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, और अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मुझे पता था कि मेरी मदद कौन कर सकता है। मैं उन बच्चों को देख चुकी थी, वो आस पास ही रहते थे। मैं एक दिन घर से निकली और उन बच्चों को तलाश करने लगी कि मुझे उन बच्चों में से कोई एक बच्चा मिल जाए, क्योंकि उनकी शक्लें मुझे याद हो गई थी। मैं कैसे गुस्से से उनको पीछे कर रही थी और वो पीछे नहीं हो रहे थे। उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, इतनी नफरत भरी हुई थी उस इंसान के लिए जो उनकी मदद करता था। फिर मुझे एक लड़का नजर आ गया जो 12 या 13 साल का होगा, यानी वो बच्चों में थोड़ी बड़ी उम्र का था और समझदार भी लग रहा था। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। उसने भी मुझे पहचान लिया। वो एक रोटियों की दुकान पे खड़ा काम कर रहा था। मैंने दुकान वाले से कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए इससे बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो भी खामोश हो गया। मैं उसे अपने साथ लेकर आई और गाड़ी में ही बिठाया। मैंने कहा कि तुम मुझे जानते हो ना। उसने कहा हाँ, तुम मरियम की दोस्त हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं तो उसकी दोस्त हूँ, और तुम वही हो ना जिसके लिए वो रोज खाने पीने का इंतजाम करती थी, और तुम जैसे और बच्चों के लिए भी। उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा कि तुम उसकी कब्र के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे थे। उसने कहा कि सिर्फ कब्र के साथ नहीं, हमने उस पर हमला भी किया था, और उसको इस हाल तक पहुंचाने वाले हम लोग ही थे। और वो ये बात ऐसे बता रहा था कि जैसे बड़ी अच्छी बात है, और ये करके उसने बड़ा कोई तीर मार लिया हो। मैंने कहा कि ये सब तुमने क्यों किया, जो तुम्हारी मदद करे उसके साथ तुम ऐसे करते हो। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा कि गलती हमारी नहीं, मरियम की ही थी। वो उससे नाम से बुला रहा था, वो भी बड़ी नफरत से। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि वो क्या करती थी। मैंने कहा कि क्या करती थी। उसने कहा कि वो हम सब बच्चों से भीख मंगवाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमसे जगह जगह काम करवाती थी। उस एक टाइम के खाने और चंद पैसों के पीछे वो हमसे इतनी मेहनत करवाती थी। अगर वो मेहनत हम अपने लिए करते तो न जाने क्या कुछ बना लेते। तुमने उसका घर नहीं देखा, वो सब कुछ हमारी मेहनत का बना हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर कोई बच्चा ये कहता कि मैं ये सब कुछ किसी को बता दूंगा, पुलिस को या किसी को, तो उसको मारती भी थी। इसलिए हमने ही प्लान बनाकर उसको इस हाल तक पहुंचाया। और फिर जब वो इस दुनिया से चली गई तो हमारा गुस्सा तब भी खत्म नहीं हुआ। हम तो बच्चे हैं, कुछ बच्चे मुझसे भी छोटे हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए हमने ये सब हरकत की। हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर तुम ही बताओ कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। उसने मुझे ये भी बताया कि खुद वो दूसरे लड़कों से ताल्लुकात भी रखती थी, उनसे भी पैसे ले लिया करती थी और फिर उनको धोखा दे देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मरियम की सुतेली माँ ने उस पर इतना जुल्म किया कि उसने जुल्म करने को एक नॉर्मल चीज समझ लिया। वो कहते हैं ना कि जो बच्चे के साथ किया जाता है, बच्चा भी वही दोहराता है। मैं उसकी बुरी हरकतों की वजह तलाश नहीं कर रही, पर उसने बुरा किया तो उसके साथ बुरा हुआ। पर यह बात बहुत ही हैरानकुन है कि वो पूरे मोहल्ले में एक नेक लड़की मशहूर थी जो बच्चों की मदद करती थी, लेकिन दरअसल वो बच्चों के नाम पे मुख्तलिफ एनजीओ से पैसे ले लेती थी, अपना घर भर रही थी, बच्चों से काम भी करवाती थी, भीख भी मंगवाती थी और बहुत फायदे में जा रही थी। शायद इस मुआशरे में सरवाइव करने का उसने यही तरीका निकाला था। हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी भी उसी की साइड ले रही हूँ। क्या करूँ, वो मेरी दोस्त थी, बहन थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं अभी भी उसकी मगफिरत की दुआ करती हूँ कि इस दुनिया में तो उसे अपने किए की सजा मिली, लेकिन आखिरत में उसके साथ भलाई हो जाए। आप बताएं, क्या आप ऐसी इंसान को माफ कर पाते, या आपके दिल में उसके लिए कभी कोई रहम आता जो बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करती रही थी।